अस्सलाम वालेकुम। अब ना हम एसओसीआई और साथ में चेंजेस इन इक्विटी भी बताता हूँ। पहले जो एसओसीआई बता चुका हूँ तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसका फॉर्मेट दिखा के इसी मास्टर क्वेश्चन में दोनों चीजें सॉल्व करते हैं। और पिछले लेक्चर में इसीलिए आपको कहा था वो दोबारा पढ़ने को। तो आप अब ऐसा करिए कि सेट 2 में आए मास्टर क्वेश्चन पे। अदर इन्फॉर्मेशन तो सारी मैंने सेम छापी हुई है, शायद एक आधा सेंटेंस और लिखा हो, शायद। तो अब आप मास्टर क्वेश्चन सारा दोबारा पढ़ लें सेट 2 के अंदर, जो एसओसीआई वाले चैप्टर में छापा हुआ है मैंने, वो सारा दोबारा पढ़ लें। शायद बीच में एक आधा सेंटेंस और लिखा हो मैंने, शायद पढ़ लें सारा। मैं करता हूं बोर्ड पे। मैंने पहले कुछ नहीं है तो आपको कैसे पता? नहीं, सबर शुगर वाली बात कैसे पता? अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें सबर शुगर पे है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको वैसे। अच्छा, चलिए सवाल पूरा करते हैं ना फिर इंशाल्लाह। उसमें लास्ट टाइम उस लड़के को कहा था वो तो क्या आया नहीं, तो जिसकी शक्ल देख के याद आना था। अगर मैं आज ना सुना सका तो कल याद रहिएगा। शुरू ही यहाँ से करूँ फिर। हाँ जी, चलें। ग्रुप एसओसीआई रिक्वायर्ड है। ग्रुप एसओसीआई का है मैंने और ग्रुप चेंजेस इन इक्विटी का है। तो पहले एसओसीआई करा दूं फिर चेंजेस इन इक्विटी दिखाता हूं। फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 2020 रुपीस। और जैसे एसओएफपी बल्कि एसओसीआई के पहले भी तो सवाल कराए। हाँ ठीक है, एसओसीआई सारी खोल के सारी लाइनें लिख के P+S ब्रैकेट खोल लेंगे और एस के पैट यानी एनसीआई की वर्किंग साथ खोल लेंगे। एसओएफपी में करते थे ना, जैसे कि सारा एसओएफपी की लाइनें लिखी, P+S ब्रैकेट खोल लिए और गुडविल और रिटेन अर्निंग की वर्किंग खोल ली। तो यहां पर हम पूरी एसओसीआई खोल के और एनसीआई की वर्किंग चला लिया करेंगे। तो सेल्स 140 + 141, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 + 82, आगे 12 + 10, आगे एडमिन कॉस्ट 13, आगे फाइनेंस कॉस्ट 4 + 5, आगे अदर इनकम 9 + 13, पीबीटी टैक्स +18, ओसीआई अच्छा, वो मैं चूंकि वर्किंग 1 नोट करवा चुका हूं तो मैं उससे आगे चलूंगा। इसका पैड कितना है? 26। चल, ये मैदान तैयार है। अब हमने एडजस्टमेंट करते जाना है और सॉल्व करना है।
यहां तक पहुंचे, फिर शुरू करता हूं। जी चले, पॉइंट नंबर 1। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 सारा, चूंकि अदर इन्फॉर्मेशन सारी उसी सवाल वाली छापी हुई है ताकि बिल्कुल सेम सवाल ही हो, और उसमें से हमने इनकम स्टेटमेंट की चीजें खुद ही निकालनी है। अब इस पॉइंट 1 में से इनकम स्टेटमेंट की क्या क्या चीजें निकलेंगी। 2019 में 1 जुलाई 18 यानी 2019 में खरीदा था, तो कैश पेमेंट की थी, इसका इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। डेफर्ड पेमेंट, चूंकि पेरेंट ने इनकी अकाउंटिंग नहीं की हुई, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो हमने एक्सपेंस बनाना है। तो फॉर द ईयर कितना, फॉर द ईयर 2020 डेफर्ड कंसिडरेशन 2000, अच्छा बेशक वर्किंग 1 में अभी रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन 2019 के एंड पे हमने, नहीं रहने दे कुछ नहीं करना है। हम एसओएफपी का सवाल कर चुके, अगर ना भी किया होता तो हम लोग एसओसीआई का सवाल करते हुए 2020 का इंटरेस्ट कैसे निकालें, कैसे? हाँ, 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि 2020 की बैलेंस शीट के अंदर हम ईयर एंड की वैल्यू निकाल चुके, पिछले साल की वैल्यू निकाल के उससे डिफरेंस ले लें, ये भी कर सकते हैं। और देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, एक्विजिशन डेट पे था 7650, ये क्या किया मैंने, उसको 1 साल बढ़ा लिया और इसके ऊपर अब इंटरेस्ट लगा दिया, तो 2020 का इंटरेस्ट आ गया कितना, 84। चले, ये हम यहां फाइनेंस कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और ये पी की एडजस्टमेंट है क्या इसकी, पी की, इसलिए यहां कुछ नहीं करना। तो एस और पी जो भी फॉर द ईयर एडजस्टमेंट होंगी हम यहां फेस पे भी किया करेंगे, अगर वो पी की हैं तो बस, और अगर एस की हैं तो यहां भी और यहां भी। और पॉइंट 1 में से कंटिंजेंट कंसीडरेशन पे आते हैं, इसमें कोई इनकम स्टेटमेंट की चीज है, क्योंकि 19 तक अपडेशन नहीं जरूरत थी, 20 में हुई है। जो हम एसओएफपी का सवाल करते हुए फेयर वैल्यू कंटिंजेंट कंसीडरेशन की ला रहे थे वो 20 में ही हुई है, 19 तक कोई फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, तो वो जो भी चेंज है वो 20 में ही है। कितनी, चाहे एसओएफपी के सवाल से हेल्प ले लें, चाहे दोबारा कर लेते हैं। फेयर वैल्यू ईयर एंड कितनी, 2800, 2800 था इंटू 8400, और फेयर वैल्यू लास्ट ईयर 1.25 थी, और ये वही एक्विजिशन डेट पे थी, कितनी 3500, तो कितनी चेंज आई 4900। ये सारा इस साल का एक्सपेंस, और पेरेंट क्योंकि काउंटिंग नहीं की हुई इसलिए हम इसको अब एक्सपेंस बना लेंगे। तो बेशक एडमिन में ले आते हैं 4.9,
पॉइंट 1 में आगे कंटीजेंट से आगे चलें। शेयर एक्सचेंज का इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लैंड दी थी हमने, ये भी पिछले साल का मसला है। नहीं, गुडविल में तो आएगी, लेकिन पेरेंट ने चूंकि इसकी अकाउंटिंग नहीं की थी तभी तो हमने गेन ऑन लैंड डाला था, लेकिन ये तो पिछले साल का वाकया है ना, इस साल की इनकम स्टेटमेंट में थोड़ी आएगा। और पॉइंट नंबर 1 में कुछ कंटीजेंट कंसीडरेशन हो गई, डेफर्ड हो गई, बस पॉइंट नंबर 1 से इनकम स्टेटमेंट में इतना आना था। पॉइंट 2 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं। इनका इनकम स्टेटमेंट में क्या काम है? दो काम है। एक तो जो प्लांट है उसकी 1 साल की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आएगी, कितनी है 1 साल की? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी है? 3000 डिवाइडेड बाय 5। एक तो 1 साल की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आएगी, इसमें से लेस। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या ऐसा कुछ नहीं है, बस प्लांट है तो चाहे कॉस्ट ऑफ सेल में डाल लें चाहे एडमिन में डाल लें, कोई मसला नहीं है। चाहे एडमिन में डाल लें चाहे कॉस्ट ऑफ सेल में डाल लें। 0.6 लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का क्या करें? इस साल वो बेच दी, 2020 में वो बेच दी है, तो बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे? बैलेंस शीट का सवाल होता तो क्या करते? रिटेन अर्निंग में लेस कर रहे थे। क्यों लेस कर रहे थे? क्योंकि एस ने अपने हिसाब से उस पर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्पोजल रखा होगा, जबकि ग्रुप हिसाब से होना चाहिए। तो अब इनकम स्टेटमेंट में क्या करें? एस ने उस पर प्रॉफिट एंड डिस्पोजल अदर इनकम में मिलाया हुआ होगा, उसमें से निकाल देंगे। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट -2। वहां हम रिटेन अर्निंग से लेस कर देते ना, तो चूंकि इस साल बेचा है इसलिए अदर इनकम से लेस कर दिया। पॉइंट 2 में बस पॉइंट 3 जी। पॉइंट नंबर 3, इस बैंड की अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर लानी है, तो यहां से लेस कितने का बैंड? और लाइफ 2400, और उसको हम यहां एडमिन में ले आते हैं। जी। पॉइंट 3 तक चले। पॉइंट नंबर 4, अब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी इनकम स्टेटमेंट, और फार्मूले मैंने बना तो दिए थे लेकिन ज्यादा बेहतर ये था कि आप कॉन्सेप्चुअली चलें। पॉइंट नंबर 4, एक्विजिशन डेट पे इसकी फेयर वैल्यू 7, एक्विजिशन पे 7 थी। 2019 तक एस इसको 9 पे ले आया, और 2020 में फाइनली ये कितने में सेटल हो गई? 10 में। अब फार्मूला तो चलो बेशक लगा लें, पहले कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं। एस नहीं, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2020 में क्या होना चाहिए? 2020 में मजीद कितना फड्डा आया? 1 का, 2 का 19 में आ गया था। देखें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्री फेज का फड्डा है, 2019 एंड होने तक फड्डा 2 और बढ़ गया था, 2020 में 1 और बढ़ गया। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअली 2020 में कितना एक्सपेंस आना चाहिए? 1000। आ कितना रहा है? जी। एस अपनी बुक्स में लाए कितना है इस फड्डे को?
2020 में। हाँ, तो एस ने क्या काउंटिंग की होगी? पहले ये बात ठीक है कि ग्रुप पॉइंट से 1000 आना चाहिए 2020 में। अच्छा, एस ने क्या किया हुआ? एस भी 1000 ही लाया होगा। कैसे? क्योंकि वो 2019 तक प्रोविजन बना चुका था 9000, तो 2020 में जब सेटल किया होगा तो उसने प्रोविजन 9 से डेबिट की होगी, कैश 10 से क्रेडिट किया होगा, तो बाकी 1000 वो ले आया होगा पीएनएल में। एस ने 2020 में सेटल करते हुए ये नहीं किया होगा। एस 2019 में इसको प्रोविजन बना के 9000 तक ले आया हुआ था, तो 2020 में एस ने ये एंट्री की होगी। तो ग्रुप पॉइंट वैसे सही है, 1000 ही आना चाहिए, 1000 आ रहा है, तो इस पॉइंट का इनकम स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, तो ये एस वही कर चुका है जो ग्रुप पॉइंट से होना चाहिए, तो बस इसका कुछ भी नहीं करना इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, चले 0.5 डन। 0.6 ये हम पिछले सवाल में कर चुके हुए थे, अगर ना किया होता तो दोबारा वर्किंग करनी पड़ी होती। तो ये पिछले सवाल में हो चुका हुआ है, इसलिए उन्हीं फिगर्स को ले लेते हैं। इंपेयरमेंट लॉस चूंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस बस सिर्फ यहां आएगा, 1604 था शायद। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो यहां भी आता और यहां भी आता। और पीपीई का इंपेयरमेंट लॉस वो तो बहरहाल एस के एसेट्स हैं, तो इसलिए वो यहां भी आएगा। कितना? पीपी के इंपेयरमेंट लॉस, और यहां भी आएगा। .7। अब इसमें गुड्स की सेल हो रही है, तो एक तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से एलिमिनेशन होनी है। कितनी कितनी है? तो 20 यहां से भी गया, यहां से भी गया, और दूसरी 36 यहां से भी गया, यहां से भी गया। और यूआरपी गुड्स का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए ना किया होता तो अब कर लेते, बहरहाल कर चुके हुए। तो दोनों यूआरपी थे, तो दोनों यूआरपी यहां ऐड कितने? 2, लेकिन जो एस वाला था वो वहां से लेस 2। अच्छा, वो यहां पे एक सवाल बनता है पूछना
तो यहाँ वाले तो मुश्किल से जाग रहे हैं, इसलिए सवाल नहीं पूछा। चलो मैं खुद ही बता देता हूं। ये जो 20 है, हाँ, पी ने एस को 20,000 रुपए की चीजें बेची हैं। टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि पी ने जो चीजें बेची थी 4,000 की, उनमें से एस तक पहुंची नहीं थी। ये 4,000 उस 20 में शामिल है कि नहीं? वो जो ऊपर 20,000 है, ये 4,000 उस 20 में शामिल है कि नहीं? हाँ शामिल है। किसने रिकॉर्ड नहीं किया उनको? एस ने रिकॉर्ड नहीं किया ना, पी ने तो सेल रिकॉर्ड की हुई है अपनी। भाई पी ने तो सेल रिकॉर्ड की हुई है ना, तो 20,000 में शामिल है वो 4,000, है ना कि नहीं? शामिल है ना, तो इसलिए इसमें से 20 निकालना सही है। एस ने उसको अपनी परचेज रिकॉर्ड किया हुआ नहीं, तो फिर इसमें से ये माइनस करना सही है। और ये जो मैंने यहां 1800 लिखा है, इसमें उन यूआरपी गुड्स एंड ट्रांजिट वाला भी तो है, तो वो तो एस ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। या पता नहीं क्या कह रहा हूं मैं, नहीं समझ आ रहा क्या कह रहा हूं। देखें, ये जो 140,000 की पेरेंट की सेल्स हैं, इनमें 20 आ रहा है, और जो एस की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, इनमें 16 आ रहा है। उसने 4,000 रिकॉर्ड तो नहीं किया हुआ? उसने 4,000 रिकॉर्ड किया हुआ? नहीं किया हुआ, तो फिर यहां से 20 लेस कर दिया, क्योंकि पेरेंट ने तो पूरी 20 की सेल रिकॉर्ड की है, लेकिन एस ने तो सेल ही 16,000 की रिकॉर्ड की नहीं, परचेज ही 16,000 की रिकॉर्ड की नहीं थी, तो मैंने फिर यहां से 20 की माइनस कर दिया है? तो हाँ फिर नहीं, मुझे लगा था आप सही कह रहे हैं, लेकिन बीच में मैं घूम गया। आखिरी वाली बात नहीं मैं सही समझ आई आपकी, कुछ कुछ सही कह रहे थे, लेकिन आखिरी जुमला नहीं मुझे समझ आया। तीन है वो तो ठीक है, यहां से 20 निकाल रहा हूं, लेकिन जहां से भी तो 20 निकाल रहा हूं ना, कि एस की परचेजेस भी उड़ा दी हमने, तो मैं कह रहा हूं एस ने तो परचेज ही 16 रिकॉर्ड की हुई है, तो फिर 20 क्यों उड़ा रहा हूं? नहीं समझ आया मेरा सवाल? तो फिर अच्छा चले, एस ने 4,000 की परचेज नहीं ना रिकॉर्ड की, चलो कर लेते हैं, ठीक है कर लिया। अब 20 माइनस करना, ठीक है ठीक है। एस इनको परचेज रिकॉर्ड कर ले, यहां कर लिया, लेकिन वो सारी की सारी चीजें एस के स्टॉक में है, तो फिर वो अपना क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ाए। ये 4,000 की चीजों को अगर हम कह रहे हैं रास्ते में थी करो रिकॉर्ड, चलो कर लीजिए, परचेज में रिकॉर्ड कर लिया, तो रास्ते में है तो इन्वेंट्री ही है ना, तो साथ फिर क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ाए ना अपना, तभी तो हम स्टॉक में ऐड कर रहे होते हैं। एसओएफपी में गुड्स इन ट्रांजिट हम स्टॉक में ऐड कर रहे होते हैं ना, कि वो स्टॉक ही है, तो फिर अपना क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ाए। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएगा तो क्या करें? परचेजेस बढ़ा ली मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ाना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करूं? परचेजेस बढ़ानी है ना, कॉस्ट ऑफ सेल मैंने ऐड कर दिया, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ाना है, तो रहने देते। तो बताना ये मैं चाह रहा था, अगर आप ये मैंने +4 -4 और चूंकि प्लस माइनस है तो इसलिए काट दिया, तो बताना ये चाह रहा हूं कि इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए भी गुड्स एंड ट्रांजिट की कोई टेंशन नहीं लेनी। जैसे हम सेल कॉस्ट से एलिमिनेट करते हैं, बेफिक्र होकर करें, यूआरपी बिल्कुल करें, क्योंकि असल में बेशक मैंने मिटा दिया, लेकिन असल में ना ये होना चाहिए, असल में ये होना चाहिए। एस ने चूंकि रिकॉर्ड नहीं किया तो उसकी परचेजेस पूरी करें, और चूंकि वो सारा स्टॉक में लेके जा रहे हैं तो फिर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दें, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल से ऐड करके फिर माइनस कर दें। अब ये कर लेने के बाद ये भी सही है और ये भी सही है, इस 1800 के अंदर इनका यूआरपी भी तो है ना, तो इस तभी तो हम इसको यहां पर एडजस्ट कर रहे हैं। असल में +4 और -4 भी होगा, लेकिन अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं कि गुड्स एंड ट्रांजिट हो बेशक, इनकम स्टेटमेंट में कोई टेंशन नहीं लेनी। पॉइंट नंबर 7 डन। पॉइंट 8, इस साल में मशीन बेची है एस ने, इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं? एस ने बेची है इसी साल में, बैलेंस शीट में यूआरपी एडजस्ट करते थे, इनकम स्टेटमेंट में उसका प्रॉफिट यहां से निकालेंगे, कितना कमाया था 8,000, और उस पे जो मजीद डेप्रिसिएशन बनी ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम एक्सपेंस में से निकालेंगे, और ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में गई हुई है तो वो हम यहां से निकालेंगे, जो कि शायद 400 बनती है 400। तो अदर इनकम से 8 निकाला, यहां से 4 निकाला, तभी इफेक्टिवली 7600 ही निकला,
और पी सेलर है तो बस, और एस सेलर है तो यहां से लेस। पॉइंट नंबर 9, डिविडेंड। दोनों कंपनीज ने अपना अपना डिविडेंड रिकॉर्ड किया हुआ है, सही है। इनकम स्टेटमेंट में क्या करें? आएगा, पेरेंट ने एस से मिलने वाले डिविडेंड को अपनी अदर इनकम कहा हुआ है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी वो अदर इनकम है, तो अदर इनकम से निकाल देंगे। तो एस ने टोटल कितना डिविडेंड, शायद 4000, तो उसमें से पी के हिस्से में कितना आना है? 2800, 70%। तो पी ने उसको अपनी अदर इनकम में लिया हुआ है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई अदर इनकम नहीं है, तो निकाल देते हैं। ये हो गई इनकम स्टेटमेंट। अब इन सारे ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट की चीजें हो जाएंगी पूरी। सेल हो गया 2036, कॉस्ट ऑफ सेल्स 38, 600, 400, एडमिन 49 और 16, 1477, फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम 28, 82। अच्छा जी, अब ये तो हो गई सारी एडजस्टमेंट्स, और जो आपको सिखाया था टैक्स मैं खुद बता रहा हूं, जो भी रिटेन अर्निंग में भी बताया था कि हम जो कुछ भी इनकम एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर उनका टैक्स भी एडजस्ट होना है। पी में हम लोग क्या क्या एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में? पी वाली, अच्छा, ये जो इंटर कंपनी एलिमिनेशन है ना, इससे प्रॉफिट नहीं चेंज हो रहा होता। 20 यहां से भी गया, वहां से भी गया, प्रॉफिट पे नहीं फर्क पड़ रहा है इससे। तो इसलिए सेल एलिमिनेट करना, कॉस्ट ऑफ सेल एलिमिनेट करना, इसका टैक्स का काम नहीं है। और हमने क्या एडजस्टमेंट्स किए? पी में क्या एडजस्टमेंट्स किए? ये 20 और 36 छोड़ दें। ये 0.6 क्या था? नहीं, पी कह रहा हूं पहले। ये 1800, ये पी का यूआरपी। पी के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं से बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं, 1800 और 2000। अच्छा, दोनों ही कर लेते हैं। ये 600 क्या कर रहे हैं हम? एस का प्रॉफिट कम कर रहे हैं। ये 400 क्या है? वो मशीन के यूआरपी वाली, तो एक्चुअली वो ये 7600, ये वाला। और क्या एडजस्टमेंट की हमने? 4900, ये टैक्स डिडक्शन अलाउड नहीं है, कंटिजेंट कंसीडरेशन की छोड़ दिया। ये 2400 क्या है? ये अमोर्टाइजेशन। और क्या है?
ये पीपीई की इम्पेयरमेंट 7800। गुडविल की इम्पेयरमेंट पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होती है, मैं आपको IAS 12 पढ़ाते हुए बताऊंगा। गुड्स का यूआरपी लिख लिया, 7600 लिख लिया। लैंड की टैक्स एडजस्टमेंट नहीं है, डेफर्ड कंसिडरेशन पे टैक्स डिडक्शन नहीं है। बस तो हम इन एडजस्टमेंट से पी का प्रॉफिट 1800 कम कर रहे हैं और एस का 20 कम कर रहे हैं, यानी फिर टैक्स कम कर रहे हैं हम 5100 कम कर रहे हैं और पी का 450 कम कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि दोनों ही टैक्स कम कर रहे हैं, पता नहीं 25 था शायद, 25 था तो ये गलत हो गई। चूंकि दोनों ही टैक्स कम करने हैं तो यहां से तो दोनों माइनस, जो पी वाला कम करना था वो बस, और जो एस वाला टैक्स कम करना है वो यहां पे। चूंकि टैक्स कम करना है तो इसमें कर देंगे ऐड, टैक्स कम करेंगे तो पैट बढ़ा देंगे ना, ये ऐड। चले ब्रैकेट सारे बंद। बताते ब्रैकेट्स बताते जाए। इधर ये 87 ठीक है। जी बताते क्या क्या ब्रैकेट बंद हुए। 225 110 600 नहीं ये 600 तो नहीं है, 600 वो है, 400 ये है और 8 ये है। 6 और 8 4 होगा और ये कैंसिल हो गया, नहीं 600 तो नहीं आएगा। वन 10 ना, हाँ 600 और 1800 2400 हो गया, ये 400 कट गया तो 0 0 हो गया। कितना बना 115। डिस्ट्रीब्यूशन हो गई 22, एडमिन हो गया 55 140, फाइनेंस हो गया 9842, अदर इनकम हो गई 9200, टीबीटी आ गया 378, टैक्स $27.45 नहीं 0 नहीं यार 37 में से 27 97
68 3300 9768 और 13068 NCI 2610 7158 और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में NCI ये 2610 और इसके साथ इसका 30%। थ्री जीरो सिक्स जीरो ये हो गई जी ग्रुप SOCI। हाँ जी दिस ऑल डन। अच्छा अब ना आप चैप्टर में पेज 23 पे आ जाए। चैप्टर में पेज 23 चैप्टर में पेज 23 यानी 12.1.23 पहुंचे। ग्रुप चेंजेस इन इक्विटी भी टेस्ट हो जाया करती है, बहुत कॉमन नहीं है लेकिन बिल्कुल हो सकती है। तो ये जो मैं यहां पर आपको ग्रुप चेंजेस इन इक्विटी दिखा रहा हूं ये बेसिक है। बेसिक से मुराद जितना अब तक पढ़ा है। जब मैं सब्सिडी खरीदना बेचना ये सब भी बता दूंगा तो सोसी का फिर एक और कंप्रिहेंसिव फॉर्मेट बताऊंगा। अभी मैंने ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ यहां तक पढ़ाए हुए का बनाया है। तो चेंजेस इन इक्विटी कैफ में पढ़ी होती है और अगर कैफ बहुत पुराना भी हो गया फिर भी तो पांचवी की बातें कुछ ना कुछ याद होंगी। तो इसमें होता यह है कि इक्विटी में जितने कॉलम आइटम्स हैं उन सबके कॉलम आ रहे होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, साल के शुरू का बैलेंस, साल के दौरान क्या क्या हुआ, शेयर इश्यू हो सकते हैं, डिविडेंड दिया जा सकता है, प्रॉफिट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ट्रांसफर एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व को, इन सब लाइनों को वो जो फॉर द ईयर हुआ करता है वो सब लाइनें लिखी और हर कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ये होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ग्रुप चेंजेस इन इक्विटी में क्या फर्क पड़ेगा, ये मैंने एक फॉर्मेट बना के इसमें सारी लाइन आइटम्स और उन सब के स्टेरिक लगा के नीचे अंग्रेजी में लिखी हुई है कि फिगर्स कैसे कैसे कौन कौन सी आनी है। इसकी शक्ल एक बार आप तसल्ली से देख लें, यानी ये पेज सारा अच्छी तरह पढ़ लें और कोई बात समझ नहीं आई तो मैं बल्कि सारा कुछ एक कमेंट्री कर दूंगा, लेकिन आप एक बार अच्छी तरह से इसको देख लें। फिर मैं मास्टर क्वेश्चन की सोची भी बनाता हूं। हाँ जी फॉर्मेट देखा। अच्छा इसमें देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। उसके बाद ये मैंने को 3-4 ट्रांजेक्शन लिखी हैं क्योंकि कैफ का सवाल थोड़ी है, वो तो कैफ में ना बहुत सारी लाइनें होती हैं, इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड और बहुत कुछ होता है। सी फैब में इतनी गहराइयां वो ट्रांजेक्शंस की नहीं टेस्ट कर रहा। तो नॉर्मली क्या क्या हो सकता है, शेयर इश्यू हो सकते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ओसीआई फॉर द ईयर, डिविडेंड हो सकता है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं। तो यही मैंने 3-4 लाइनें लिख दी। अब पहले तो कॉलम्स को तसल्ली कर लें। ये जो पहले 4 कॉलम है ना, शेयर कैपिटल,
शेयर प्रीमियम, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये सब वो हैं जो पी का हिस्सा बनता है, यानी पी के अपने वो जो हम बैलेंस शीट में शो कर रहे होते हैं, पी का कैपिटल, पी का प्रीमियम शो कर रहे होते हैं ना, तो ये कैपिटल और प्रीमियम तो पी का ही है, लेकिन जो अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग के कॉलम आ रहे हैं, ये वही फिगर्स हैं जो हम एसओएफपी में अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग की फिगर्स लिख रहे होते हैं। कैसे बनी होती हैं? पी की अपनी भी और एस के पोस्ट का 70% लगा के भी, ये वही दो कॉलम है। यानी जो हमने एसओएफपी के अंदर कैपिटल, अब तक जितने सवाल किए हैं, कैपिटल, प्रीमियम, अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग और एनसीआई, ये जो आपको पहले 4 कॉलम नजर आ रहे हैं वो यही है। उसके बाद इनका एक सब टोटल हुआ है, यानी इक्विटी का वो हिस्सा जो एट्रीब्यूटेबल टू पी है, तो उसके टोटल को कह दिया एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी। ये इन 5 कॉलम के ऊपर टॉप पे हेडिंग आ गई। उसके बाद एनसीआई वाला कॉलम आया, वो यही है, और उसके बाद इसको भी जब शामिल कर दिया तो वो अब इक्विटी का ग्रैंड टोटल है। ये हो गए कॉलम्स। अब इन कॉलम्स में आना क्या क्या है? एक तो ओपनिंग बैलेंस आना है। डिविडेंड के सामने देखें 2 जगह से मैंने माइनस किया हुआ है, नजर तक 4 जगह से आ रहा है, लेकिन 2 तो उसमें से टोटल है। सामने स्क्रीन पे खोलूंगा, समझ आ रहा है? डिविडेंड की लाइन में 2 तो टोटल कॉलम में फिगर्स आ रही है ना, वो तो छोड़ दें, एक रिटेन अर्निंग के कॉलम में आ रही है और एक एनसीआई के कॉलम में आ रही है। ये सिर्फ पेरेंट वाला पोर्शन है ना, तो रिटेन अर्निंग में से कौन सा डिविडेंड माइनस होगा? जो पी ने अपने लोगों को दिया है। और एनसीआई भी इक्विटी के अंदर है, ये होता है एस की इक्विटी का 30% पोर्शन। एस के सारे लोगों ने अपने शेयर नहीं बेचे होते, तो एस की इक्विटी मौजूद होती है, हम उसको 4 लाइनों में तोड़ने के बजाय बस उसको एक लाइन में मर्ज कर देते हैं। ये एक्चुअली एस की 30% इक्विटी है। तो चूंकि ये एस की इक्विटी है, तो अगर एस ने कोई डिविडेंड दिया होगा तो उसका 30% इसमें एज अ डिविडेंड शो होगा। तो ये डिविडेंड के सामने स्टैटिक लगा के मैंने नीचे लिखा हुआ। इसी तरह ड्यूरिंग द ईयर जब शेयर इशू हुए होंगे तो कैपिटल प्रीमियम में कौन से आने हैं? जो पी ने और लोगों को इशू किए हैं, लेकिन एस ने भी तो कोई इशू किए हो सकते हैं, उसका 30% सिर्फ इस कॉलम में आना। देखें एस की इक्विटी में भी तो ये 4 लाइनें हो सकती हैं ना, लेकिन हमने उनको मर्ज करके इस एक लाइन में लिखा हुआ है। तो जो कुछ भी एस की इन लाइनों में होना था उसका 30% हमने एनसीआई के कॉलम में दिखाना है। और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम के सामने वो जो हम एसओसीआई के फेस पे आखिरी काम करते हैं, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू, ये वही 2 फिगर्स हैं। जो एट्रीब्यूटेबल टू पी होता है और जो एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई होता है। जो एनसीआई होता है वो उसके सामने आखिरी एनसीआई कॉलम में आ गया, और जो एट्रीब्यूटेबल टू पी होता है उसको 2 कॉलम में तोड़ के लिखा। प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, एसओसीआई के फेस पे एक आता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, एक आता है टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू। तो वो जो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई आ रहा होता है वो इसमें लिखना है, और जो पेरेंट को एट्रीब्यूटेबल आ रहा होता है वो तो इन 2 में तोड़ के लिखना है। तो वो जो प्रॉफिट, फर्ज करें पिछले सवाल की बात करता हूं, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पी कितना आ रहा है? अभी जो सवाल सॉल्व किया है, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पी 10,008 आ रहा है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पी कितना आ रहा है? वो हम यहां लिखेंगे और इसमें से ये माइनस करके बाकी यहां लिखेंगे। ये मैंने ये डबल स्टेरिक, ट्रिपल स्टेरिक लगा के नीचे लिखा हुआ, ठीक है। ये होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ग्रुप की। अब ये जो मास्टर क्वेश्चन किया है, इसी की हम लोग ग्रुप एसओसीआई भी बनाते हैं। मैंने मास्टर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये भी रखा हुआ। अगर ये प्रॉपर सिर्फ सोसी का सवाल होता तो उम्मीद है कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते, लेकिन मैंने आपको ये भी निकालने सिखाने थे, इसलिए आज वाले सवाल की वर्किंग 1 में निकाल के दिखाएं। ओपनिंग बैलेंसेस वो होंगे जो पिछले साल की बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस थे, इसलिए वर्किंग 1 करवाई थी आपको इस सवाल की सबसे पहले। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैंने ओपनिंग बैलेंसेस की वर्किंग 1 की है ना, वो इसलिए की थी। तो कैपिटल और प्रीमियम तो पी वाला लिखना है, और वो भी सही वाला। कितना सही वाला, जैसे एफपी में सही करके लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि शेयर इशू रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे तो वो सही करके 8 81,200 प्रीमियम 34, और ये हम अभी वर्किंग 1 में निकाल चुके हैं तीनों। अदर रिजर्व में क्या निकला था? अभी इसी सवाल की वर्किंग 1 में किया है 7
7 3 ये। तो अगर ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? पिछले साल का बैलेंस शीट का सवाल सोच के। अब आगे चलें। फॉर द ईयर क्या क्या हुआ? कोई मजीद फॉर द ईयर शेयर इशू हुए हैं इस सवाल में? 2020 में कोई मजीद शेयर इशू हुए? नहीं हुए। डिविडेंड क्या है? पेरेंट ने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया? इसका 5%। कितना बना? 4। कहां लिखूं? यहां 4060। और यहां कितना लिखूं? जो एस ने अपने लोगों को दिया 30%। एस ने अपने लोगों को कितना दिया? 4000, 1200। TCI फॉर द ईयर। NCI वाले कॉलम में क्या लिखूं? टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू NCI 3060। यहां क्या लिखूं? रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में क्या लिखूं? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ P 7158। और 10,000 8 में से ये निकाल दें तो 2850। और कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं, तो बस ये हो गया बैलेंसेस एज एट 30 जून 2020। अब आप ऐसी इसको अगर अपने बैलेंस शीट के सवाल से भी चेक करेंगे ना, तो यही फिगर है जो हमने बैलेंस शीट में लिखी हुई है। और इनके टोटल्स करेंगे तो ये, और जब ये भी साथ मिला लेंगे तो ये हो गई ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हाँ जी, ओके। अच्छा, एक ना सी फैब में कोई आज से 17-18 साल पहले एक टाइप ऑफ सवाल आते थे, उसके बाद नहीं आए। कैफ में भी कुछ 10 साल पहले आए थे, उसके बाद नहीं आए। तो एहतियातन वो भी एक टाइप ऑफ सवाल है जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया हो, तो वो कल उसका जवाब बता के तो फिर मैं एसोसिएट और जॉइंट ऑपरेशंस कराता हूँ। मतलब एसओएफपी एसओसीआई सिंगल सब्सिडरी खत्म, कल मैं एसोसिएट कराता हूँ, और कल तो शायद नहीं, परसों जॉइंट ऑपरेशंस कराता हूँ। और फिर हम लोग सी फैब के सवालों पे आ चुके होंगे। जॉइंट ऑपरेशन से मैं सी फैब के सवालों पे ले आऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।